दिल्ली के भ्रसबा हत्याकांड में हर दिन हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस की पूछताछ में कई ऐसी जानकारियां सामने आई है जिससे आतंकियों के मास्टर प्लान की परतें खुलने लगी है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आतंकियों ने त्रिशूलधारी हिंदू युवक का सिर तन से जुदा सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए किया था। उन्होंने एक आदमी का मर्डर भी किया था दिसंबर के महीने में, और वो मर्डर इन्होंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि जो उनके क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स हैं उनको ये अपना कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, ये कितने कैपेबल हैं। हिंदू युवक का सिर तन से जुदा करना तो महज एक शुरुआत थी। आतंकियों का असली प्लान और ज्यादा खौफनाक था। नौशाद का क्रॉस बॉर्डर एक LETSI हैंडलर है जो सस्पेक्टेड है, वो उसको हैंडल कर रहा था। इनकी फंडिंग हो रही थी और ये एक बड़ी राइट विंग लीडर्स को टारगेट करने की प्लानिंग बना रही थी, जिसके लिए तैयारी कर रहे थे। ताजा डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। जानकारी में पता चला है कि आतंकी पंजाब के कई बड़े हिंदू नेताओं को ग्रेनेड से उड़ा देना चाहते थे और इसके लिए तारीख भी मुकर्रर कर ली गई थी। आतंकियों का प्लान एक के बाद एक टेरर हमले से पूरे देश को दहला देने का था। स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए जगजीत उर्फ जग्गा और नौशाद के निशाने पर पंजाब के बड़े हिंदू लीडर थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों आतंकी रेकी को अंजाम देने के बाद जनवरी के आखिर में दोनों नेताओं की हत्या कर देना चाहते थे। 27 और 31 जनवरी के दिन इस हत्याकांड को अंजाम देना था। देश के दिल में इतना बड़ा छेद करने का ये प्लान अब फेल हो चुका है, क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों की चौकसी और मुस्तैदी ने इन दोनों आतंकियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अब ये दोनों जेल की हवा खा रहे हैं। नेपाल के पोखरा में रविवार को विमान हादसे में सभी 72 लोगों की मौत हो गई। यति एयरलाइंस के प्लेन ATR 72 में 5 भारतीय समेत 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स शामिल थे। विमान पोखरा एयरपोर्ट के पास हादसे का शिकार हो गया। हादसे में मारे गए 5 भारतीयों में से 4 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के हैं। इस हादसे से चंद सेकंड पहले का एक वीडियो सामने आया है। क्रैश हुए विमान में सवार गाजीपुर के एक युवक सोनू जायसवाल ने प्लेन के लैंड होने से ठीक पहले ये वीडियो अपने फेसबुक लाइव पर शेयर किया था। सोनू अपने 3 दोस्तों के साथ 3 दिन पहले नेपाल घूमने गया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनू पहले खुद को और बाद में विमान में बैठे बाकी यात्रियों को दिखाता है। प्लेन में अब तक सब कुछ ठीक था। कुछ ही देर में अचानक चिल्लाने की आवाज आने लगती है। पूरे विमान में चीख पुकार मच जाती है और कुछ ही देर में वीडियो धुंधला हो जाता है। यानी तब हादसा हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ आग का गुबार नजर आ रहा है। गाजीपुर की DM ने कहा है कि मृत युवकों के परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी। आपस में दोस्त थे और एक ग्रुप बना करके वहाँ घूमने गए थे और इस हादसे के शिकार हुए हैं। बहुत दुखद घटना है। इस क्रम में हम लोग इंडियन एम्बेसी काठमांडू से टच में हैं। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की आज से 2 दिन की बैठक शुरू हो रही है। ये बैठक NDMC कन्वेंशन सेंटर में होगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। इसमें PM मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल होंगे। इसके अलावा दूसरे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दूसरे पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस साल होने वाले 9 विधानसभा चुनाव और अगले लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रोड शो करेंगे। ये रोड शो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से NDMC सेंटर तक होगा। इसकी दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। रोड शो के रूट पर ट्रैफिक के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी में उन सड़कों की सूची जारी की है जिन पर ट्रैफिक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ये प्रतिबंध दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। पटेल चौक, संसद मार्ग थाना, SBI बैंक संसद मार्ग, जंतर मंतर रेड लाइट से होकर रोड शो गुजरेगा। पार्टी बैठेगी। पार्टी ये एक जीवित संगठन है जहाँ बैठते हैं, बैठ के निर्णय लेते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम चलाते हैं। और पार्टी हर निर्णय, ये कोई बाप बेटा की पार्टी नहीं है, माँ बेटा की पार्टी नहीं,
भाई भाई की पार्टी नहीं, ये कार्यकर्ता की पार्टी है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक आर्थिक प्रस्तावों के अलावा G20 सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रमों और उनमें बीजेपी सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी पर चर्चा होगी। साथ ही संगठन के विषयों पर भी चर्चा होगी, जिनमें लोकसभा की 160 कमजोर सीटों पर प्रस्तावकों की तैनाती संबंधित प्रगति पर चर्चा भी शामिल है। 17 जनवरी को पीएम मोदी के मार्गदर्शन भाषण के साथ बैठक का समापन होगा। बैठक के समापन सत्र में पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को 9 राज्यों और लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। चुनाव आयोग आज सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों और महासचिवों के साथ एक बैठक कर रहा है। इस बैठक में रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा की जाएगी। दरअसल चुनाव आयोग प्रवासी मतदाताओं को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने के लिए कार्य कर रहा है। चुनाव आयोग ने इसी के सिलसिले में रिमोट ईवीएम से जुड़े प्रोटोटाइप के डेमो प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग की इस बैठक में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और 57 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल शामिल हो रहे हैं। रिमोट ईवीएम के प्रदर्शन के दौरान निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रोटोटाइप मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रवासी मतदाताओं को दूर के मतदान केंद्रों से वोटिंग करने की सुविधा दिलाएगी। यानी प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने मूल शहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 31 जनवरी 2023 तक घरेलू प्रवासियों के लिए कानून में आवश्यक बदलाव, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव और मतदान सिस्टम RBM समेत कई मुद्दों पर राजनीतिक दलों के लिखित विचार मांगे हैं। जोशीमठ की इमारतों में दरार आने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी जोशीमठ जैसा खतरा मंडरा रहा है। मंडी जिले के 3 गांव के लोग इस कपकपाती ठंड में डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यहाँ के गांव शालानाल में 4 लेन निर्माण कार्य की कटिंग के कारण पहाड़ दरकने से लोगों के घरों में दरारें और गांव को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये रोड सही तरीके से बनना चाहिए। जो हमारी जो जमीन गई है इसका सही उचित मुआवजा मिलना चाहिए। नंबर 1 तो ये मकान जो भी धसे हुए हैं, बीच में नए भी है वो भी धस गए हैं और मकान पूरी जमीन में जो है 3.25 बीघे प्लॉट में दरारें पड़ी है। मंडी के इस गांव में बीते 2 साल से सड़क मार्ग टूटने और घरों में दरारें आने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित लोगों ने मंडी प्रशासन को इस बात की जानकारी भी दी है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। वहीं रविवार को जोशीमठ में प्रशासनिक अधिकारियों ने ओली रोपवे का निरीक्षण किया। जोशीमठ से 5 किलोमीटर दूर सेलंग गांव में भी दरारें नजर आ रही है। अधिकारियों ने रोपवे के पास आ रही दरारों का निरीक्षण किया। जोशीमठ में अब तक 826 मकानों में दरार पड़ चुकी है, जबकि 4 वार्डों के 165 भवन अनसेफ जोन में हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। यहाँ के हेरी तालुका के वेडमपल्ली के जंगलों में रविवार को ये मुठभेड़ हुई। दोपहर के वक्त करीब 20 से 25 नक्सली घात लगाकर बैठे थे। नक्सलियों ने जैसे ही पेट्रोलिंग टीम C60 के कमांडो को देखा, उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गढ़चिरौली में नक्सलियों के आतंक को देखते हुए पुलिस टीम पहले से मुस्तैद थी। ऐसे में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। घंटों चली फायरिंग के बाद आखिरकार नक्सली भाग खड़े हुए। पुलिस ने बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए हैं, साथ ही कई और सामान मिले हैं। C60 कमांडो पुलिस का विशेष दस्ता है जो नक्सलियों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। इस घटना के बाद गढ़चिरौली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इलाके में तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें पंजाब के फरीदकोट की हैं। रविवार की शाम करीब 8 बज रहे थे। एक दवा दुकानदार अपने काम में व्यस्त था। इतने में नकाबपोश हथियारबंद लोगों ने दवा कारोबारी को घेर लिया और उस पर पिस्टल तान दी। शुरू में दुकानदार ने बदमाशी का विरोध किया, लेकिन पिस्टल देखकर वो खामोश हो गया। हथियार के दम पर लूट को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है।
अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल जिले की है। सरसरी निगाह से देखने पर आपको लगेगा कि ये कोई आम बर्थडे पार्टी है जिसमें लोग केक खाने के लिए एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के जन्मदिन के जश्न की हैं। कार्यक्रम में केक काटने की देरी थी और लोगों में अपना हिस्सा लेने की होड़ लग गई। जिसको जिस तरफ से भी मौका मिला वो वहीं से अपना हाथ केक पर साफ करने लगा। किसी ने केक खाया तो किसी ने दूसरों को लगाया। केक के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस दीवानगी को देखकर सोशल मीडिया पर भी लोग हैरत से भर गए हैं। हद तो तब हो गई जब कार्यकर्ताओं ने केक खाने के बाद अपने गंदे हाथ काशीराम और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर के नीचे रखे चादर से पोंछने लगे। उत्तर भारत के कई राज्यों को कोहरे से तो राहत मिली है, लेकिन ठंड की मार अब भी बरकरार है। उत्तर भारत में आलम यह है कि कई इलाकों का पारा 3 डिग्री तक गिर चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में भी शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट आ गई है। आज दिल्ली के लोधी रोड का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सफदरजंग का न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली वालों को उम्मीद थी कि मकर संक्रांति के बाद उन्हें शीतलहर से निजात मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज से अगले 2 दिनों तक दिल्ली में भीषण ठंड पड़ेगी। इससे दिल्ली एनसीआर का पारा पहले के मुकाबले और ज्यादा लुढ़क जाएगा। 18 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों के तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी। टेम्परेचर कंडीशन है ये ऐसे रहेगा या फर्दर 1 से 2 डिग्री फॉल भी हो सकता है, क्योंकि रात में क्लियर रहता है, दिन में भी क्लियर रहता है। रात में जो है ना रेडिएशन कूलिंग वजह से तापमान का थोड़ा फॉल हो सकता है, इसलिए कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव वार्निंग है। हालांकि 19 जनवरी के बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं का रुख बदलेगा और तापमान में गिरावट आएगी। कई राज्य सरकारों ने ठंड की मार को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया है और कई राज्यों में स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। उदयपुर में 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 18 जनवरी तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं निजी स्कूलों के टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।